तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई की वैल्यू निकालना सीख लिया था और आई की वैल्यू से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था वो निकालना सीख लिया था। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल आएगा जहां पर आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा, विद्युत अपघट्ट दे रखा होगा और उसमें आई के मान का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि कल क्वेश्चन किया था। क्लियर है? इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन देने के बाद में जैसे एक मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर लिख दिया 0.1 m NaCl, यहाँ लिख दिया। ठीक है, दूसरा यहाँ लिख दिया 0.1 m MgCl2। ठीक है, तीसरा यहाँ ले लिया 0.1 m यूरिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया कि बताओ इसमें से इनके अणु संख्या गुणधर्म का क्रम क्या होगा। अब अणु संख्या गुणधर्म कोई भी हो सकता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा जा सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा सकता है, डेल्टा टीवी पूछा जा सकता है, डेल्टा टीएफ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है? देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सिंपल तरीका है कि जितने भी अणु संख्या गुणधर्म है वो समानुपाती होते हैं आई के, वो समानुपाती होते हैं आई के। आई का मतलब क्या हुआ? अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, और कणों की संख्या परिवर्तित होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी परिवर्तित होगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है? कणों की संख्या पर। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब लेकिन क्योंकि साथ में कंसंट्रेशन भी है कि नहीं है, ये भी है, ये भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब केवल आपको आई नहीं देखना है, आपको देखना है आई इंटू। ये बात समझ में आ गई? आपको चेक करना है आई इंटू, तो जिसका आई इंटू सी ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। दूसरी बात है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां जो सी लेंगे वो सी मोलरता में होना चाहिए, नॉर्मलता में नहीं होना चाहिए। कपड़ा कर देते हैं, कभी नॉर्मलता देते हैं, मोलरता देते हैं। अगर सभी मोलरता में दे रखा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आई के हिसाब से सॉल्व कर लो। लेकिन अगर नॉर्मलता में दे रखा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो फिलहाल सारी बातें एक जगह पे नहीं बता सकते, पर धीरे धीरे चलेंगे। तो पहला मुद्दा यही है। तो मैंने आपसे पूछा, अब इसी में मैं ले रहा हूं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पहला मैंने लिया, बताओ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर क्या है Na प्लस Cl माइनस। क्लियर है? समझ में आ गया? आई का मान कितना हो गया? 2। तो इसके लिए आई इंटू सी का मान कितना होगा बेटा? 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ गए? 0.2। ओके, यहाँ पर देखो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा Mg प्लस 2 और Cl माइनस। तो यहाँ कितना होगा आई इंटू सी, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाए, सॉरी 3, कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 0.1 मल्टीप्लाई यूरिया के लिए कितना देते हैं? 1 ही होता है। तो यहाँ कितना होगा? 0.1 आ गया। तो सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा किसमें? इसमें। तो ऑर्डर क्या होगा? बी ए। अब कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सभी के लिए सेम होगा, बोलो बच्चों, सभी के लिए सेम होगा। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए तो एक क्रम लगाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ पाई के लिए तो सेम क्रम होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई इंटू सी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही होगा। डेल्टा टी भी ले लोगे यही होगा, डेल्टा टीएफ ले लोगे यही होगा। बोलो कोई डाउट है? कोई परेशानी नहीं है ना? चलो अब किसी में क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब मान लेता हूं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं 0.1 n NaCl, दूसरा ले रहा हूं 0.1 n MgCl2, तीसरा ले रहा हूं 0.1 n AlCl3 और चौथा ले रहा हूं 0.1 n K4FeCl। ठीक है, अब मुझे यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करनी है। अब इस जगह पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करनी है, क्या चेक करेंगे? आई इंटू सी चेक करेंगे।
आई इंटू सी चेक करेंगे, और आई इंटू सी चेक करेंगे तो आई इंटू सी के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, सी सांद्रता जो होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए, मोलरता में होनी चाहिए। या किस में दे रखी है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता मोलरता के मध्य संबंध क्या होता है, एन इक्वल टू एम इंटू एक्स। ठीक है, एन इक्वल टू एम इंटू एक्स होता है, आया ना। तो चलो एक एक काम करते हैं, सबसे पहले NaCl की बात करते हैं। तो NaCl में एक बात मुझे बताओ, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा n बाई एक्स। अरे हाँ है ना, वहां कितना होगा 0.1 और x का मान कितना होगा x का मान कितना होगा 1 की 2, क्या देखते हैं, चार्ज देखते हैं, कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.1 m आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरे वाले के लिए देख लो, m इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाई 2 होगा, तो यहाँ कितना होगा 0.05। समझ में आ रहा है। तीसरे वाले के लिए कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई 3, अंतर हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.033 होगा। और चौथे वाले में कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर m करेंगे ना, हाँ नेक्स्ट वाले में m के लिए कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई, ये कितना होगा 0.025। अरे आ गया भाई, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना ही है ना। तो यानी कि यहाँ पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाई 2 होगा ना। अब क्या करेंगे, पहले अपन मोलरता निकाल लेंगे, मोलरता का मतलब C, और अब क्या करेंगे C मल्टीप्लाई बाई I। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इसको यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि हमारे पास में NaCl है, ये रहा हमारे पास में NaCl, इसका I इंटू सी कितना होगा ये चेक करते हैं। तो I का मान हो गया 2 आयन, और C का मान कितना हो जाएगा 0.1, तो कितना आ गया बच्चों 0.2। अब समझ में आ गया। अब MgCl2 के लिए देखो, MgCl2 के लिए I इंटू सी कितना हो जाएगा, सोच के देखो, I इंटू सी, I का मान कितना हो गया 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 0.1। ये बात समझ में आ गई, हाँ सॉरी 0.0, हाँ 0.0। ठीक है, बताओ कितना आएगा 0.15, यही आएगा, सही लिखा मैंने, कोई डाउट यहाँ तक। थर्ड वाला कौन सा है हमारा AlCl3, बहुत आराम से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा और गलत नहीं करना है। इसके लिए वैल्यू कितनी है 0.033 है, 0.033 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, है ना। बताओ 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, ये होगा, ये आ गया 0.132, सही लिखा है। और अब कौन सा है K4FeCN6 के ले लो, तो K4FeCN का होल 6, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0.025 मल्टीप्लाई बाई कितने टोटल 5 है, यहाँ कितना हो गया 25 बचे 125, 0.125 0.125। अब समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी निकल के आ रही है, NaCl की, आ गया समझ में। तो सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आ रही है NaCl की, जबकि डायरेक्टली अगर हम N पर फोकस नहीं करें, अगर हम N पर फोकस नहीं करें तो पहली नजर में आंसर क्या दिख रहा है हमको, ये सबसे पहली नजर में आंसर हमको क्या दिख रहा है ये, लेकिन ये गलत है क्योंकि N के हिसाब से करना है। अरे आ गया समझ में, क्लियर हो गया। आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर जिसका N होगा वो ज्यादा होगा, जिसका N कम होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। छोड़ो, ये समझ में आया, ज्यादा नहीं, ये समझ में आ गया। तो अब बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सारी कॉलिगेटिव A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन, कोई डाउट यहाँ तक, नोट करो इतना फिर आगे बताता हूँ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग सीख गए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाती है, लेकिन अब हम आगे समझते हैं। अगर आपसे कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, आपसे कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, आपसे कहता है कि वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताओ, देखो बात को समझना। एक होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, पढ़ा है अपन ने, एक होता है वाष्प दाब केवल, एक होता है क्वथनांक में उन्नयन, एक होता है क्वथनांक बिंदु।
एक होता है हिमांक में अवनमन, एक होता है हिमांक बिंदु। तो मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि वो जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, और ये क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होते, अणुसंख्या गुणधर्म नहीं। आ रही बात समझ में? मतलब वेपर प्रेशर अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट आपका अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, यानी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बताओ इसमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो 4 ही है वो, इसके अलावा कुछ नहीं। पहली चीज। अब पॉइंट ये उठता है कि क्या आप वो तरीका लगाएंगे वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो अब नहीं लगाएंगे। अब केवल अगर क्वथनांक लिखा हुआ है, केवल हिमांक लिखा हुआ है, तो अब वो वाला तरीका नहीं लगाएंगे जो तरीका वहां लगाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। अब थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाएंगे, वो कैसे लॉजिक लगाएंगे वो देख लो आप, कैसे इसको समझेंगे। रट्टाफिकेशन नहीं करना है अपने को, देखो कैसे समझना है इसको। एक बात मुझे बताओ, पहले मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट, ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, आई था, आई इंटू सी को मैं आई बोल दे रहा हूँ अभी, सी तो अपना मैनेज हो जाएगा, आई जिसका ज्यादा होगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो ये पी नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पी नॉट कांस्टेंट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प तो नियत होता है कि नहीं होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प तो नियत होता है। पानी है कहीं भी मिलाओ, किसी के साथ मिलाओ, उसका अपना वाष्प जो होगा वो तो नियत होगा, तो ये तो हो गया नियत, तो ये नियत हो गया, तो पी नॉट माइनस पी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई, हटा देता हूँ उसको, इधर ले जाता हूँ। तो अब एक बात मुझे बताओ, यहां से समझने वाली बात है कि अगर मैं आई बढ़ाऊंगा, ठीक दिया इसमें, आई बढ़ाऊंगा तो डेल्टा पी यानी कि पी नॉट माइनस पी का मान बढ़ेगा, बोलो बच्चों, बढ़ेगा। आई बढ़ाऊंगा तो पी नॉट माइनस पी का मान बढ़ेगा, और पी नॉट माइनस पी का मान बढ़ेगा, तो यहां पर एक चीज समझो, ये तो है कांस्टेंट, ये तो है कांस्टेंट, तो अब इस मान को बढ़ाने के लिए पी के मान को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो यहां पर लिया 5 माइनस 2 बराबर कितना आ रहा है, देखो कैसे बढ़ा रहा होगा, देखो 5 माइनस 2 बराबर 3। अब मुझे ये 3 का 4 करना है, तो क्या करूं मैं, या तो 5 को 6 कर दूं, या 2 को 1 कर दूं। तुमसे कहा इसको कुछ नहीं करना, तो इसको ही कम करना है। अब आया समझ में? इसका मतलब है आई बढ़ाऊंगा तो पी नॉट माइनस पी बढ़ेगा, और पी नॉट माइनस पी बढ़ेगा, पी नॉट हो गया कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली पी क्या होगा, घटेगा। अब समझ में आया? यानी कि इसका मतलब सबसे पहली चीज यहाँ निकल के आ गई है कि अगर किसी का वाष्प में चेक करना है तो वाष्प किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कह रहा हूं, पी नॉट माइनस पी बढ़ेगा, अंतर बढ़ेगा, अंतर बढ़ेगा, समझ में आ गया, अंतर बढ़ेगा, लेकिन पी नॉट नियत है, तो अंतर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पी के मान को कम करना। समझ गए पहला पॉइंट? चलो दूसरा बिंदु नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। नंबर सेकंड हमारा है डेल्टा टीबी, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। डेल्टा टीबी समानुपाती क्या होता है बच्चों, आई, और डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है टी विलियन टी सोल्यूशन माइनस टी नॉट, समानुपाती आई होता है। ये किसका होता है, विलियन का, और ये किसका होता है, विलायक का। विलायक का विलायक का क्वथनांक फिक्स, विलायक का क्वथनांक फिक्स, यानी कि ये हो गया अपना। अब मुझे एक बात बताओ, आई बढ़ाऊंगा तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना, डेल्टा टीबी बढ़ेगा तो मतलब टीएस माइनस टी नॉट बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, टीएस माइनस टी नॉट बढ़ेगा तो टी नॉट तो हो गया फिक्स, तो किसको बढ़ाऊं, कौन बढ़ेगा, टीएस, यानी कि इसका मतलब है सोल्यूशन का क्वथनांक बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आया समझ में कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया? क्या कहा मैंने, लॉजिक समझो आप भाई, डेल्टा टीवी बढ़ेगा, डेल्टा टीवी बढ़ेगा यानी कि टीएस माइनस टी नॉट बढ़ेगा, और टीएस माइनस टी नॉट में तो जो भी विलायक का होता है वो तो शुद्ध होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है, शुद्ध विलायक का हिसाब किताब चले तो उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता,
परिवर्तन जो कुछ भी होगा वो सोल्यूशन में होगा, और आपसे क्वेश्चन सोल्यूशन का ही पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये कंडीशन हो गई। चलो नेक्स्ट आते हैं, तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन, ठीक है, तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। तीसरा है डेल्टा टी एफ समानुपाती। अब समझ गए होगा बच्चों, आई, ठीक है। और डेल्टा टी एफ में क्या कहानी थी, डेल्टा टी एफ में क्या कहानी थी बताओ, टी नॉट माइनस टी सोल्यूशन समानुपाती। अब मुझे बताओ, आई बढ़ाऊंगा, डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, बढ़ेगा, डेल्टा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, और डेल्टा टी एफ बढ़ेगा तो टी नॉट माइनस टी एस बढ़ेगा। अब इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट नहीं है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको मतलब क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, यानी कि टी सोल्यूशन को घटेगा। यानी इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो आई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बोलो तीनों बातें समझ में आ गई हैं? आप क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा ना? चलो नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। हो गया? हाँ हम ऐसे ही है, आज पता चला तुम्हें, और क्या। चलो बच्चों फटाफट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट। आई इंटू सी लगा लो, मोलरता में है तो आई इंटू सी लगाओगे 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.2 हो गया। यहाँ कितना होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3, 0.3 हो गया। यहाँ कितना होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 4, 0.4 हो गया। यहाँ 0.1 मल्टीप्लाई 1, 0.1 हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला है, आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो सी पहले आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद बी, बी के बाद ए, और ए के बाद डी। और बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और एक, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ले लेता हूँ। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं कि इनवर्सली, मतलब आई के बेस पर। भाई बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेपर प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ले लेता हूँ, यहाँ सी बी ए बी। अरे आया समझ में? यहाँ क्या हो जाएगा डी ए, यहाँ क्या होगा डी ए, आ गया पक्का, कर लोगे? है डाउट? चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, 0.1 n KCl, 0.1 n MgCl2, 0.1 n AlCl3, 0.1 n CA3PO4 होल ट्वाइस। क्वेश्चन वही है, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा। बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग, हो गया, सॉल्व कर लिया। क्या किया होगा, आई इंटू सी लगाया होगा ना, यहाँ पर आई इंटू सी कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू समझ में आ गया होगा, डिवाइड किया होगा
मोलरता में निकाला होगा, है ना। यहाँ कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, आई इंटू सी, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है ना। तो 0.1 डिवाइड बाई 1, यहाँ कितना आ गया 0.2, यहाँ आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये कितना आ गया 0.3 बाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई, यहाँ कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा 0.4 बाई 3, और यहाँ कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई कितने हो जाएंगे 6, ठीक है 6 हो गया। अरे CA3, अरे 2PO4 3 माइनस ना, कितना हुआ टोटल 6 हुआ, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ 3 और 2 5, 0.5 बाई 6। अब बताओ भैया कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी वैल्यू है? फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू C से निकाल लें। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा, सबसे पहले A हो जाएगा, फिर A के बाद कौन सा हो जाएगा B, मेरे हिसाब से B, फिर C, फिर D, यही होगा, हो गया ABCD, ये बॉइलिंग पॉइंट का होगा। लेकिन वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा बच्चों, उल्टा, यानी क्या होगा DCBA। अब आ गया समझ में? अब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत मत करना, क्वेश्चन पहले बता दिया मैंने, ठीक है, सारे लॉजिक मैंने बता दिए, सारी चीजें बता दी है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पर अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये चीजें हो गई। चलो बस एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। देखो आई का मान आने से क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है। आई के मान, आई को हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई का मान हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। आई का मतलब क्या हुआ, आई वांट ऑफ फैक्टर है, और वांट ऑफ फैक्टर है, ऐसे समझो, एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं मैं कि मैंने आपको 0.1 m NaCl लिया, तो इसके लिए मान लेता हूं पाई का मान 2 है, मेरी बात समझना। 0.1 m, हम NaCl को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया, A ले लिया कंपाउंड, जिसका पाई का मान जो है वो है 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, समझना मेरी बात को, लेकिन अब हमने यहाँ पर 0.1 NaCl ले लिया, 0.1 NaCl ले लिया। अब आई पाई का मान कितना होगा जरा मुझे बताओ। अरे भाई जब मैंने A लिया था तो पाई का मान लेता हूं 2 था, अब जब मैंने NaCl ले लिया तो उस कंडीशन में पाई का मान कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, पाई जो पुराना 2 मतलब, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि इसका आई का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नहीं आया समझ में? भाई जब हमने स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे विद्युत अनपघट्य, तो वहां पर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे थे, और जैसे ही मैंने क्या किया, अनपघट्य की जगह अपघट्य डाल दिया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान बदल गया ना, बदल गया ना बदल गया। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर जब A लिखा हुआ था, A ऐसा विद्युत अनपघट्य किसी के लिए भी था, कंसंट्रेशन 0.1 विद्युत अनपघट्य था, तो मान लेता हूं पाई का मान 2 ज्ञात हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने A की जगह NaCl रख दिया, पाई का मान बदल गया, बदल गया कि नहीं बदल गया? पाई का मान किस पर निर्भर कर गया, अब आई पर निर्भर कर गया, यानी कि आई ने कंसीडर कर लिया, आई कंसीडर हो गया। तो अगर मैं कहूं कि आई का मान कितना है, भाई ये भी वैल्यू आपको लैब में मिलेगी, ये भी वैल्यू आपको लैब में मिलेगी, दोनों ही लैब में मिली है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस मान से इस मान को डिवाइड करोगे, तो मान कितना आएगा 2, इसका मतलब आई का मान 2 हो गया। आई ज्ञात करने का तरीका समझ में आया कि नहीं है? आई ज्ञात कैसे करते हैं? आई ज्ञात किया कि जितना ये था, जो फाइनल निकल के आया, एक्चुअल में निकल के आया, ऑब्जर्व हुआ, देखा गया, पाया गया, बटा जो प्रारंभिक में था, सामान्य था। एक इंसान था, बहुत सामान्य था, हम महसूस करते थे, हमें लगता था कि ये सामान्य है। जैसे मैं मानता हूं कि तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन कल तुम किसी का सर फोड़ाओ, तो मेरी सोच बदलेगी आपके लिए, मेरी सोच बदलेगी आपके लिए,
तो आपकी कैसी वो जो आपकी जो क्रियाक्रम आपने किया है वो कैसे डिसाइड होगा? सर फोड़ना डिवाइड बाई, मैं सोचता था कि अच्छा है, आपने जो सर फोड़ा डिवाइड बाई जो अच्छा, यही तो हुआ कि नहीं? तो मतलब मिला क्या और था क्या? तो मिला ये, था ये, इसका मतलब जो डिवीजन होगा वही वन टॉप फैक्टर होगा। अब समझ में आ गया? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं ऑब्जर्व्ड, समझ में आ गई बात? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो हमको प्राप्त हुई है, डिवाइड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब समझ में आ रहा है? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि थियोरेटिकल भी कह सकते हो इसको ये थियोरेटिकल कह सकते हो, ये प्रैक्टिकल कह सकते हो। ये होनी चाहिए थी बट ये हो गई। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर डिपेंड करेगा आई के मान पर कि आई का मान 1 से ज्यादा होगा तो ये इससे बड़ा होगा, देखो दिख रहा है तुमको, और आई का मान छोटा होगा तो ये इससे बड़ा होगा। दोनों एक दूसरे से हो गया। अरे हाँ है ना? क्लियर हुआ? जैसे कि मान लेते हैं आई, ये फॉर्मूला निकल गया ना बढ़िया सा, तो आई ग्रेटर देन 1 हुआ, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, मैंने ऐसे लिख दिया ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल। हिंदी में बोल सकते हो, यहाँ पर हिंदी में असामान्य और सामान्य भी लिखा होता है, तो देख लेना भैया, ऊपर हो गया असामान्य और नीचे हो गया सामान्य। एबनॉर्मल शब्द भी लिखा जाता है, मैंने वहां पर लिखा हुआ असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, तो ये बेटा असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म है ऊपर वाला, समझ में आ गया? और ये कैसा है? सामान्य, मतलब होना ये चाहिए था, हो ये गया। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला कौन सा है? ये वाला है जो पहले पढ़ा था, पहले वाला, ठीक है, और ये कौन सा हो गया? बाद वाला। अरे आया समझ में? अब इतना बता दिया, अब गड़बड़ कर दिया तो मैं सर फोड़ दूंगा। समझ गए ना? लोग कंफ्यूज आते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है? अरे भैया जो पहले वाला था ये था और बाद वाला ये। अब समझ में आ गया? ठीक, तो यहां पर हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल, और अगर आई इज लेस देन 1 होगा, है ना, तो क्या हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ गए? अब सुनो एक और बात, अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सुनना मेरी बात को, अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में है उनके अणुभार, विलेय के अणुभार देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मध्य में क्या संबंध दिखा रहे हैं, मतलब विलेय के अणुभार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या संबंध है, सोच के बता सकते हो? विलेय के अणुभार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या संबंध है, सोच के बता सकते हो? अरे यार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी देखो पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज डायरेक्ट एन किसके बराबर होता है? स्मॉल एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं विलेय की बात कर रहा हूँ, केवल विलेय की बात कर रहा हूँ, केवल विलेय की बात कर रहा हूँ। तो जब विलेय की बात कर रहा हूँ तो एन सामने आ गया कि नहीं आ गया? और एन सामने आ गया, एन डिवाइड बाई एन प्लस कैपिटल एन ही तो था, लेकिन एन आ गया तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट हुआ, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इसके नीचे आ गया, यानी कि इसका मतलब कॉलिगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो गया। पाई इक्वल टू सी एस टी था, सी इक्वल टू एन अपॉन वी था, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया, एन हो गया तो एन इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और ये बात समझ में? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी था, मोलैलिटी में ऊपर मोल था, मोल था तो क्या था? वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट था, डेल्टा टीएफ था। दिमाग तो लगाते नहीं हो तुम लोग, अब समझ में आया? यानी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें अणुभार उसके इनवर्स है, आगे से अणुभार उसके इनवर्स है, और अणुभार अगर उसके इनवर्स है और अगर उसी बेस पर मैं यहाँ पर बात कर लूं तो क्या होगा? यहाँ बात कर लूं तो क्या होगा? तो यहाँ भी एक रिलेशन निकल के आएगा। अणुभार के पक्ष की बात करें तो यहाँ भी निकल के आएगा, आई बराबर क्या निकल के आएगा? ऑब्जर्व्ड की जगह क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अरे भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह अणुभार रखना है मुझे, तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मोलर मास, बोलो हाँ या ना? ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड, आ गया मोलर मास, ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब अणुभार का उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया यहाँ पर,
तो यहाँ हो गया नॉर्मल मोलर मास और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो अणुभार और इसमें अंतर समझ में आ गया, सीधा सीधा फॉर्मूला समझ में आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है कि अणुभार दिया हुआ, इसका अणुभार दिया, इसका अणुभार दिया, पूछा गया बताओ क्या होगा। या डाइमर फॉर्मेशन हो रहा था, द्विलक बनना था, त्रिलक बनना था, कि पहले अणुभार इतना था बाद में अणुभार इतना हो गया, तो बताओ आई का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ में आ गया।